हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामयिक विज्ञान कक्षा 8 सत्र 2024-25। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने प्रथम पार्ट कब, कहाँ और कैसे का अध्ययन किया। इसके बाद हमने दूसरा पार्ट व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इस पार्ट का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पार्ट 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आज हम इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजा और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बी वाला, यानी स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ है। तो महाल शब्द का अर्थ होता है ग्राम समूह, यानी ग्राम समूह को अपन महाल भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे वाला हमारा, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा बंगाल और बिहार, यानी बंगाल बिहार प्रमुख केंद्र थे नील उत्पादन के। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी। तो ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी 1/3 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई। तो ये जो व्यवस्था थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुई थी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा पहला रिक्त स्थान है, जमींदारों के को कृषि भूमि पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। तो किस में माना गया? स्थायी बंदोबस्त में माना गया। तो अगला क्वेश्चन है, होल्ट मैकेंजी द्वारा खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई। तो इसमें कौन सी व्यवस्था तैयार की गई? महालवारी व्यवस्था तैयार की गई। चंपारण आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था। तो किसके विरुद्ध हुआ था? नील बागान मालिकों, यानी जो नील बागान के मालिक हुए थे ना, उनके खिलाफ चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था, यानी शुरू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैयत बारी व्यवस्था खालिस्तान गवर्नर के समय लागू की गई थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सर टॉमस मुनरो। कौन था? टॉमस मुनरो के शासनकाल में लागू हुई थी। तो नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। तो कौन सी की गई थी? रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वे कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदें। इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। कंपनी क्या चाहती थी कि उसे हर तरह से फ़ायदा हो। वो चाहती थी हमें हर तरह से कर मिले और दोगुना कर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कंपनी को हो। इस तरह से वहाँ की जो चीज़ें हैं उनका मूल्य दोगुना हो गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, कंपनी द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार लाने के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानियाँ आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण मृत्यु को भी प्राप्त हो गए थे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। तो इसका हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर होता है, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर कर रहे थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य ये था कि इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें पैदा हो सके। यानी कंपनी जो है अपना ही फ़ायदा देख रही थी कहीं ना कहीं। उसको ऐसा लग रहा था हमें हर तरह से जो महंगी वाली फसलें जिसकी ज़्यादातर मांग है यूरोप के बाज़ारों में, उन फसलों को बोया जाए, उनसे अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त की जाए, जिससे अंग्रेज़ों को बेनिफिट हो, यानी फ़ायदा हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, नील और बोर्ड के पौधे में अंतर बताइए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। दूसरा हमारा अंतर हो जाएगा, नील से कपड़े को रंगने का चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था।
ठीक है। तो हमारा 12वां क्वेश्चन आता है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती के मुख्य 2 तरीके, एक तो था निज और एक रेती, 2 तरीके हो गए। तो 2 तरीके होने के साथ निज खेती की व्यवस्था में बंगाल मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते, जबकि रेती में बागान मालिकों के द्वारा रेतों के साथ अनुबंध किया जाता है, यानी ज़मीनों को भाड़े पर लिया जाता था। वो बागान मालिक क्या करते थे, रेती जो कानून है रेती के द्वारा बागान मालिक जो है भाड़े पे ज़मीनों को रख लेते हैं। जैसे आज के क्षेत्र में आज हम क्या करते हैं, दूसरे की ज़मीनों को रख लेते हैं ना, ठेका में रख लेते हैं, बांटे में रख लेते हैं, उसी तरह से पहले भी रखा जाता था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नील के व्यापार बढ़ाने को लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे। तो पहला कार्य यह है कि नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा उनका कार्य होता है कि नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि नील में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा था, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा था। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए, यानी नील से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और यूरोप के बाज़ारों में नील की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही थी। इसलिए इंग्लैंड और ब्रिटेन, स्कॉटलैंड से भी, ब्रिटेन से लोग आ रहे थे भारत में, क्योंकि वो भारत की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन होती है, वहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, तो नील की खेती ज़्यादा से ज़्यादा भारत में कराई जा रही थी। अगला क्वेश्चन आता है, महलवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? इसका आंसर होगा, रैयतवारी भू राजस्व में राज्य वितरण करने का अधिकार जमींदार को दिया गया, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवाड़ी का क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, जबकि महलवाड़ी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। ये हमारा राइट आंसर होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, किसानों को नील की खेती करने में क्या समस्या आ रही? तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। तो पहली समस्या क्या थी, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे। इसके अलावा वो क्या चाहते थे कि नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। और दूसरी समस्या ये थी कि नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी, यानी नील की जो जड़ें होती थी वो बहुत गहरे तक जाती थी, जिससे वो ज़मीन की, अपनी मिट्टी की सारी ताकत अपने अंदर खींच लेती थी। इससे क्या होता था, किसानों की जो अगली फसल होती थी धान, वो उसको अच्छी नहीं हो पाती, यानी उसकी पैदावार नहीं हो पाती थी, क्योंकि ज़मीन की सारी जो ताकत है वो तो नील का पौधा खींच लेता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर दिया है, क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब इसका कारण यह है कि अंग्रेजों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटेन उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाजार में ब्रिटेन के लिए वाणिज्यिक लाभ उत्पादन करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन के तहत कुछ क्षेत्र में कमी आ गई थी। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 17वां, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? तो इसका राइट आंसर होता है, नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन किसानों के द्वारा 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। अब जैसे जैसे विरोध फैला, बंगाल के किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला कर दिया। अब अगला इसका आंसर आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां की जमींदारों और साहूकारों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाई, यानी नील की खेती करवाई, सॉरी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। अब 1917 में महात्मा गांधी का यह द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, यानी महात्मा गांधी ने बढ़ चढ़कर नील के जो किसान है, जो मजदूर है, गरीब है, जिनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उनका साथ दिया। इसी के साथ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। इसमें कोई समस्या आ रही है, समझ में ना आए तो कमेंट करें, पार्ट अच्छा लगे तो भी कमेंट करें। धन्यवाद।